हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th सीबीएसई सैम्पल पेपर ऑफ एसएसटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आपको मैं बता दूं कि मैंने पार्ट 1 में 1 से 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। आज हमको 31 से स्टार्ट करना है। यदि आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, अर्थात फर्स्ट पार्ट को यदि आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में एक वीडियो आ जाएगा, उसको आप टैप करके फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तब सेकंड पार्ट देखिएगा, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी ये 4 ऑप्शन पहले आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके हिसाब से इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, इट इज ए गुड फॉर डेमोक्रेसी, यानी पावर शेयरिंग करना क्या है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। तो हाँ, ये अच्छा है। इट क्रिएट्स हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी ये क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप में हारमोनी करता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, यह भी करता है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट्स, ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी कर देता है गवर्नमेंट्स को, तो यह भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, यानी स्टेटमेंट 4 है, इट ब्रिंग सोशल पॉलिटिकल कंपटीशन एमंग पार्टीज, तो ये ऑप्शन गलत है। याद रखिए, ये क्या करता है, पावर शेयरिंग जो होता है ये पार्टी के अगेंस्ट कोई भी कंपटीशन नहीं चलाता है, और बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं ये सही हैं। इसीलिए इसका पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एम्पायर इन ए फेडरल नेशन। फेडरल नेशन में जो जुडिशरी जो होता है वह कैसे एम्पायरिंग करता है, एम्पायरिंग में क्या होता है, कैसे निर्णय लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जुडिशरी रूल ओवर सेंट्रल एंड स्टेट। जुडिशरी जो होता है सेंट्रल और स्टेट को क्या करता है, उस पर शासन करता है, यानी उसको रूल करता है। ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रल एंड जुडिशरी वर्क कलेक्टिवली। सेंटर और जुडिशरी जो है वह आपस में कार्य करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है, कोर्ट कैन चेंज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। या ऑप्शन नंबर डी है, कोर्ट यूज द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोर्ट क्या करता है, पावर को इंटरप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, कोर्ट यूज द पावर टू इम्परेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से मत घबराइए, ध्यान से उसको समझिए। क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है और दूसरा क्या है, रीजनिंग है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही है, यही बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है, यानी सबसे पहले एसर्शन, यानी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट है, श्रीलंका एडॉप्टेड सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। श्रीलंका जो है सिंहला यानी उसका ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट है, उसको क्या किया है, एडॉप्ट किया है। तो उसका रीजन क्या है, रीजन है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर एंड देयर रिलीजन, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या चाहती है, वह उसी कल्चर को फोर्स किया जाए और लैंग्वेज और रिलीजन को बढ़ावा दिया जाए। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी है, ए एंड बी आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए।
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का है। देखिए सिन्हला जो था वह केवल एक स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज था, उसी को श्रीलंका ने क्या कर दिया, पूरे उस भाषा को यानी उस लैंग्वेज को एडॉप्ट कर लिया। किसके कारण, उसी के कारण कि क्योंकि वहाँ के जो जितने भी लोग हैं उसको उसी कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन की तरफ फोर्स किया जाए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये इसमें मैच करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलम ए और कॉलम बी जो है दिया गया है और इसमें से मैच करना है कि इसमें से आप कौन सा सही मैच कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन भी दिया है कि किसका कौन सा होगा। तो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वह कैसा सब्जेक्ट है, तो यह एक रेड्यूसरी सब्जेक्ट है। और पुलिस कैसा है, तो पुलिस एक स्टेट लिस्ट है। पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में आता है क्योंकि पुलिस पर किसका अधिकार होता है, केवल स्टेट का ही अधिकार होता है। एजुकेशन पर किसका अधिकार होता है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट का भी और यूनियन लिस्ट का भी, यानी एजुकेशन जो है वह दोनों ही लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यानी दोनों ही इस पर क्या कर सकते हैं, अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और दोनों ही इस पर कुछ नियम कानून बना सकते हैं। और फोर्थ जो है डिफेंस यानी आर्मी, एयरफोर्स, ये सब आपको पता है कि ये केवल और केवल यूनियन लिस्ट में ही आते हैं, और ये क्या है, एक सेंट्रल लिस्ट या फिर बोल सकते हैं। और इसीलिए पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा चौथा, दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का तीसरा हो जाएगा, दूसरा का तीसरा का हो जाएगा पहला, तीसरा का पहला, और चौथा का हो जाएगा दूसरा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह जो मैच है ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, अनीता इज appearing in an examination conducted for requirement to central government position in how many language as mentioned in the 8th schedule can she option to take the exam select the appropriate option। यानी कहना चाहता है कि अनीता एक एग्जामिनेशन में बैठती है, वह एग्जामिनेशन क्या करती है, वह एग्जामिनेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो वह कितने लैंग्वेज में मेंशन होता है कि वह एग्ज़ाम को दे सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने लैंग्वेज में होता है, लगभग 22 लैंग्वेज में 8 शेड्यूल जो होता है मेंशन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आधा पहले स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ देते हैं। स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सबसे पहला स्टेटमेंट है, पावर शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2 है, इट इज कॉल्ड ए थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। और ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इसको स्टेटमेंट थर्ड है, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ देम। और बढ़ते हैं इसकी तरफ, इसमें कहता है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी जो तीनों जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वह किस ऑप्शन यानी किस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फेडरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है यूनिटरी फेडरल सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी है यूनिटरी सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज ऑप्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रण। आप लोग हिंदी
आवश्यक नहीं है, तो आप लोग जान सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, यानी कहता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट कहा गया है, यानी सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए है मोर पावर विथ सेंटर, ऑप्शन नंबर बी है रेड्यूस सब्जेक्ट विथ सेंटर, ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। स्टेटमेंट थर्ड है इक्वल सब्जेक्ट विथ सेंटर एंड स्टेट, और स्टेटमेंट फोर है करेंसी एंड रेलवे विथ सेंटर। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो आपका इसमें स्टेटमेंट है सही है, यानी मोर पावर विथ सेंटर ये बिल्कुल करेक्ट है, रेड्यूसरी और सब्जेक्ट विथ सेंटर ये भी सही है, और करेंसी एंड रेलवे विथ सेंटर ये भी सही है। जिसका तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये क्या है, तीनों सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन से क्या है, गलत है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। इसमें से तीसरा स्टेटमेंट जो आपका क्या है, गलत है। याद रखिएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, और थ्री स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंडिया में है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। थर्ड की बात करते हैं, इट इज ईजी टू मेक चेंजेज इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये क्या होता है, ये चेंजिंग करने में आसानी पड़ती है, तो ये गलत है। और द पार्लियामेंट कैन ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, यानी पार्लियामेंट जो होता है वो अपने से अरेंजमेंट यानी अपने से चेंज कर सकता है, तो ये इसका बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। तो सही कौन हुआ था, फर्स्ट सही था और सेकंड ऑप्शन भी सही था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया है, और स्टेटमेंट कहता है टू स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन, एक असर्शन है और दूसरा रीजनिंग है। फिर से असर्शन यानी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट मिशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन द कंट्री। रीजन क्या है, कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है सोशियो डेवलपमेंट को क्या करता है, वह देख पाता है कि कितना है या क्या है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता है कि वह कंपैरिजन करता है दो देशों के क्या कैसे नेशनल इनकम से, वह कंपेयर करता है कि उसका नेशनल इनकम कितना है, इसका नेशनल इनकम करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू सी इज फॉल्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, और यहाँ पर आपको ऐसा दिया हुआ है, यानी इन चारों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुरियर का दिया हुआ है क्या, टर्सरी, फिशरमैन का दिया हुआ है सेकेंडरी, यहाँ पे कारपेंटर का दिया हुआ है क्या, प्राइमरी, और ट्रांसपोर्टर का दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर। तो बता दूँ कुरियर जो होता है टर्सरी सेक्टर में आता है, तो ये बिल्कुल
सही ऑप्शन है, क्योंकि कुरियर जो होता है टर्सरी सेक्टर में ही आता है। फिशरमैन सेकेंडरी नहीं, क्योंकि फिशरमैन मैंने आपको बताया था, फिशरमैन और जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं सभी प्राइमरी में आते हैं, इसीलिए ये गलत है। कारपेंटर कह रहा है कि प्राइमरी, ये भी गलत। कारपेंटर किस में आता है? सेकेंडरी में। और ट्रांसपोर्टर जो होता है कह रहा है कि सेकेंडरी नहीं, ट्रांसपोर्टर किस में आता है? थर्ड में आता है। इसीलिए केवल फर्स्ट जो है सही है, कुरियर का टर्सरी सेक्टर। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ध्यान से पढ़ें, यहीं इसमें लिखा हुआ है। कंपैरिजन कर रहे हैं 3 कंट्रीज़ का। कंट्री ए जो है उसका मंथली इनकम जो है कितना है? 5500, 9500, इसका है 500, इसका है 5000। 2 में इसका हो जाता है कितना? 10,500, इसका 500, इसका 1000। थर्ड में इसका हो जाता है 9,800, इसका होता है 500, इसका 15,000, इसका 10,500 और इसका है 4,000। इसी तरह से आप डेटा को ध्यान से देख सकते हैं। और डेटा के नीचे यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है, रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी who gets transferred to different country after every 3 years of service. She has given an opportunity to choose anyone out of country mentioned in table other next location. She calculate average income of all these countries as per when she is transferred to be country, यानी country A, यानी कहता है कि वह सबसे पहले क्या करती है, रीता जो है मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करती है और 3 साल पर उसको कंपनी चेंज करना पड़ता है। तो वह तीनों, यानी वह उतने साल के एक्सपीरियंस में, और उसको ये कहा गया है कि एक ऐसा तुम इसमें जॉब चूज करो जो कि तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो वह किसके लिए करती है? तो वह ऐसा यहाँ पे कैलकुलेट करती है। सबसे पहले क्या है? एवरेज इनकम करती है कि किसका एवरेज इनकम सही है, और उसके बाद गिवन डेटा एंड चूज टू बी ट्रांसफर्ड टू कंट्री ए, और वहाँ पे कंट्री ए में ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द रीजन फॉर विच रीता हैज चूजन कंट्री ए। कहता है रीता जो है वो कंट्री ए को सिलेक्ट करती है कि मैं कंट्री ए में ही जॉब करूँगी। वह किस रीजन के कारण? क्योंकि कह रहा है कि मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन आर रिच एंड स्टेबल, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या नेशनल इनकम ऑफ सिटीजन इज हायर, या ऑप्शन नंबर डी है एवरेज इनकम ऑफ इज सिटीजन इज लोअर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए सीता जो है ये देखती है कि उस देश का जो है, उस देश का जो क्या है एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो उसका पेमेंट है क्या है, लगभग बराबर है। इसीलिए वो कंट्री ए को चूज करती है। जैसे देखिए इसमें होता है कितना? 9500, इसमें होता है 10,500, इसमें होता है 9800, 10,000, 10,200। देख सकते हैं ये काफ़ी वैरी नहीं कर रहा है, ये वैरी कर रहा है केवल 1,500 के अंतर्गत। कभी 1,000 कम मिलेगा उसको, कभी उसको अधिक मिलेगा, यानी ऐसा कुछ है। उसको मतलब ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं है। लेकिन क्वांटिटी 2 की बात करते हैं तो ये 500, 500, 500, लेकिन 48,000। ये कभी 500 देता है, लेकिन एक के बाद 48,000, उसके बाद फिर कब 500 कर दें, कोई इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए वह चाहती है कि वह ऐसा ना जाए, कभी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, कभी ज़्यादा घाटा हो जाएगा, इसलिए इसमें भी नहीं। और थर्ड है 5,000, 1,000, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी थर्ड भी स्टेबल नहीं है। ये भी कभी 5,000, कभी 1,000, कभी 15,000, ये भी स्टेबल नहीं है। तो किस वजह से जो है रीता जो है कंट्री ए को सिलेक्ट करती है? क्योंकि इनकी जो इनकम है काफ़ी पास है और काफ़ी ज़्यादा वैरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजय इज अंडर न्यूमराइज्ड एज हाइट ऑफ 45 kg एंड हाइट कितना है उसका, वेट है 45 kg और हाइट है 1.78 मीटर। फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स BMI फ्रॉम दिज फॉलोइंग ऑप्शंस। क्वेश्चन कहता है 45 kg का है, इसका वेट दिया है 45 kg और हाइट दिया है 1.78 मीटर। कहता है कि इसका BMI कैलकुलेट कीजिए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, BMI, तो BMI कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला कह सकते हैं इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, वेट अपॉन में क्या लिख दीजिए, हाइट। वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। याद रखिएगा BMI इज इक्वल्स टू वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। और वेट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, और हाइट किस में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने फार्मूला बता दिया आपको। इसी फार्मूले पे मैं इसको बनाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं BMI, जैसे यहाँ पे वेट दिया है कितना 45 kg, केजी में पहले से ही दिया है, इसीलिए हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये भी मीटर में दिया है, इसमें भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी 1.78, इसका क्या करना है स्क्वायर, यानी 1.78। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 45 अपॉन में 1.78 इंटू में 1.78 तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 14.2 के करीब आ जाएगा। 14.2 के जो करीब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14.7। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और BMI आपको निकालना आई थिंक आ गया होगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम भी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप भी केवल लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ा सा मनोबल हमारा रख दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन वर्क्स ए स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड गेट merge salary after working the entire day. She doesn't get any holiday या paid leave. Rather, her employer deduct her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sector she is working. यानी कहता है क्वेश्चन कि एक वोमेन है, एक स्वीट शॉप में वर्क करती है। कभी वो क्या करती है, वह हॉलीडे यानी छुट्टी नहीं लेती है और रोज़ के रोज़ क्या करती है, वह यहाँ पर काम पे आती है। और कभी भी जिस दिन वह काम पे यानी ड्यूटी पे नहीं आती है उसका क्या करता है, सैलरी एम्प्लॉयर जो होता है काट लेता है। तो बताइए कि वह किस सेक्टर में कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये गलत, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या होना चाहिए केवल, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से संबंधित होने चाहिए, लेकिन इसमें स्वीट यानी मिठाई बेचना ये एग्रीकल्चर संबंधित नहीं है, इसीलिए प्राइमरी नहीं होगा। सर्विस सेक्टर, ये भी गलत। सर्विस सेक्टर यानी क्या होना, सर्विस के साथ होना। ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइज भी नहीं है। ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं है क्योंकि यदि ऑर्गेनाइज होता तो ये इसे क्या होता, कुछ इसे हॉलीडे भी मिलता, और जिस दिन यह नहीं मतलब कि नहीं किसी कारणवश आ पाती है उसका सैलरी कट नहीं करता, इसीलिए ऑर्गेनाइज भी नहीं है। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू 2017-2018 2017-18 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के जो वर्कर थे उसका क्या परसेंटेज दिया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर जो थे उसमें कितने थे, 45% प्राइमरी सेक्टर थे। सेकेंडरी सेक्टर के थे कितने, 25%, और टर्सरी सेक्टर के थे कितने, तो 31% दिया है। आउट ऑफ 3 सेक्टर्स व्हाई डिड रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर हाई,
कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में 45 यानी सबसे हाई है, तो वह क्यों होता है? सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा कि प्राइमरी सेक्टर का जो संख्या है वह ज़्यादा है, वह उसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वर्कर इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, या ऑप्शन नंबर बी है लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है अ फॉल्ट ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल द सेक्टर, या ऑप्शन नंबर डी है आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या इनमें सबसे अधिक क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में जनसंख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वर्कर इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में होते हैं क्या होते हैं अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, यानी यह शिक्षित नहीं होते हैं, यह अशिक्षित होते हैं, यानी अशिक्षितों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए क्या करते हैं वह प्राइमरी सेक्टर को ही चुन पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि कह रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में लो जॉब अपॉर्चुनिटी है इसलिए फर्स्ट में जाते हैं, ये गलत है। ए पार्ट ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल द सेक्टर, ये भी गलत है। यह कहता है कि ये सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करने से आपको जॉब मिल सकती है सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर होते हैं अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, और एक असर्शन और एक रीजनिंग। आपको मैं ये ऐसे क्वेश्चन लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ गए असर्शन से, कौन से रीजनिंग वाले। असर्शन बात करते हैं, क्रूड ऑयल रिजर्व इन द इंटायर वर्ल्ड आर डिप्लेटिंग, वी नीड टू फाइंड ए सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट फॉर इट। और रीजन क्या है, ऑयल एंड पेट्रोल प्राइस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहता है कि क्रूड ऑयल जो है रिजर्व है किसमें, इंटायर वर्ल्ड के नीचे रिजर्व है, और हमें ज़रूरत है वो उसको फाइंड किया जाए, यानी अंदर से और खोद के निकाला जाए, क्योंकि दिन पर दिन जो है ऑयल एंड पेट्रोलियम के जो प्राइस हैं क्या होते हैं बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी है ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है क्रूड ऑयल जो है रिजर्व जो किया गया है किसमें, इंटायर वर्ल्ड के अंतर्गत रिजर्व है, यानी दबा हुआ है, और हमें ज़रूरत है खोदने की, ये बिल्कुल सही बात है। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि इसी का रीज़न है कि क्या है दिन पर दिन ऑयल एंड पेट्रोलियम क्या होते जाते हैं, महंगे होते जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 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 ऑप्शन नंबर 20 इसलिए इसका करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन जो पहला सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर यहाँ पर कहता है कि ऑयल और पेट्रोल के जो प्राइस हैं दिन पर दिन क्या होते हैं बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हमें खुदाई करनी चाहिए, पेट्रोलियम निकालना चाहिए। यह इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। यदि यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दूसरा कोई होता तो हो सकता था, ये यहाँ पर नहीं होगा कि दिन पर दिन बढ़ रहा है इसीलिए हमें और खोदने की आवश्यकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी जो है एक फूड प्रोसेसिंग फॉर्म में काम करता है और उसे लॉट ऑफ मैनुअल वर्क करने पड़ते हैं, यानी वह बहुत ही शारीरिक कार्य करता है, और उसकी बीवी और उसकी बेटी भी उसके साथ
उस वर्क को करने में एवरीडे हेल्प करती है। तो बताइए वह कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, वह जो कर रहे हैं वह तीनों वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट है। ऑप्शन नंबर ए है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर बी है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी है ओवर एम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन नंबर डी है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट का अंतर्गत ये तीनों कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख सकते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सी में आ चुके हैं और सेक्शन सी में मैंने आपको बताया था टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, तो हम भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्रिम्स फेयरी टेल्स इन ए फैमिलियर नेम इन जर्मनी। ग्रिम्स जो है क्या है फेयरी टेल एक फैमिलियर नाम है, इसमें जर्मनी में फैमिलियर मीन्स क्या होता है घर में जो नाम रखा जाता है वहीं। द ब्रदर जैकोब यानी उसके ब्रदर का नाम है जैकोब और एंड विलहेल्म ग्रिम वेयर बॉर्न इन जर्मन सिटी ऑफ हानाऊ। यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था, उसका बर्थ कहाँ हुआ था, हानाऊ में हुआ था। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडी लॉ, और दोनों ही लॉ की पढ़ाई करते हैं। दे सून डेवलप एंड इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड folk tales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales, which are handed down through the generation. These are popular among children and adult. यहाँ पर एक और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं और मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। चलिए मैं पढ़ ही लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इन 1812 ईस्वी में दे पब्लिश्ड देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। कब स्टार्ट किया उन्होंने, 1812 ईस्वी में। सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स, स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इन द मीन टाइम दे पब्लिश्ड 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। याद रखिएगा 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज का उन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। द ग्रिम ब्रदर्स आल्सो सा फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर एंड बिलीव एंड द फोक टेल्स। इसमें यही कहता है कि वे दोनों भाई जो होते हैं साथ में कानून की पढ़ाई करते हैं, लॉ की, और गांव-गांव घूम कर वे लोगों क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। और 1812 में वे क्या करते हैं, फर्स्ट कलेक्शन करते हैं टेल्स का, और दोनों मिलकर लगभग 33 वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी जर्मन लैंग्वेज का पब्लिश करते हैं। और यही इसमें और है। और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रिम ब्रदर गिव्स द टेल्स फॉर ए रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोल्कलिक कैरेक्टर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कलेक्शन इंजॉय वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया कि क्या करते थे वे लोग, गांव-गांव घूमकर लोगों को शिक्षित करते थे। आप ही सोचिए यदि आपको यदि कहा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है, यदि आप गांव से गांव घूमिएगा तो लगभग 1000-10,000 लोगों के ही इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा आदमियों के साथ यदि आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या कीजिएगा, कुछ बैनर या पोस्टर या कोई भी विजिटिंग कार्ड की आप सहायता ले सकते हैं। उसी तरह इन्होंने भी किया। शुरू में यह घूम के जाते थे लेकिन कोई इनसे फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, एक कलेक्शन बनाया 33 वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था, और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसका जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन पूरे जर्मनी में हो सके और जर्मनी के लोग इसे पढ़ सकें, क्योंकि गांव-गांव उसे पहुंचाना और गांव-गांव बोलना ये नामुमकिन है। इसीलिए वे क्या करते थे, सबको ये मतलब कि क्या किए, यह इस्टेब्लिश किए थे 33 वॉल्यूम।
48 क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी contributed from Grimm brother was widespread. Identify the best suitable option despite the same from the following. Development of cities and town, setting up of new political parties, promotion of ethnic belonging, या ऑप्शन नंबर डी है इमरजेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। याद रखिए ये क्या करते हैं, ये घूम घूम कर या जो निकाले थे अपना मैगजीन या न्यूज़पेपर, जो भी ये लोग निकाले थे वो लोग से क्या करते थे, प्रमोशन करते थे एथनिक बिलोंगिंग का। एथनिक बिलोंगिंग के क्या करते थे, ये प्रमोशन करते थे। यदि आपको ये अभी ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले देख सकते हैं ऐसे। डेवलपमेंट करते थे सिटीज़ का, गलत। ये न्यू पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे, ये भी गलत। इमरजेंस ऑफ सोशल आइडियोलॉजी का इमरजेंस कर रहे थे, ये भी गलत। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने जो यहाँ पे पैसेज है उसे उतना ध्यान से नहीं पढ़ा है, आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, तभी आप इसका आंसर आसानी से अपने से भी कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कर के फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ ग्रीम ब्रदर इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर पीपुल टू कलेक्ट टेल्स। यानी ग्रीम ब्रदर जो दोनों भाई थे वे जो कार्य कर रहे थे उससे लोग इंस्पायर हो गए और वे लोग भी क्या करने लगे, टेल्स को कलेक्ट करने लगे। दे बिलीव इन स्पिरिट ऑफ डैश एंड कंसिडर्ड इन एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। वे क्या करते थे ये देखिए, तो ये स्पिरिट ऑफ यानी दे में इसका होता है यहाँ सबके लिए दे लिखा है, यानी लोगों को भरोसा था या ग्रीम ब्रदर्स को भी क्या था, बिलीव था कि जो स्पिरिट ऑफ कल्चरलिज्म में होता क्या, संस्कृति, यानी जो उसकी संस्कृति जो है क्या करे, संस्कृति उसको बिलीव था, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग अपने नेशन का पहचान बना सकते हैं कि यह हमारी संस्कृति है। जैसे हमारे भारत देश में, हमारे भारत जैसे महान देश में क्या होता है, साड़ी पहनना एक कल्चर है, उसी तरह एक वह लोग भी सोचे थे कि हम भी अपने कल्चर का क्या करेंगे, घूम घूम कर लोगों से प्रचार करेंगे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पिरिट ऑफ कल्चरलिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द फॉरेनर डोमिनेशन वाज कंसिडर्ड ए थ्रेट टू नेशनल बिल्डिंग। सिलेक्ट द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए है एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन नंबर बी है इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस। ऑप्शन नंबर सी है वायलेंस एंड मास किलिंग ऑफ पीपुल एंड ऑप्शन नंबर डी है स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज इन द कंट्री। कहता है कि ये जो क्या कर रहे थे, नेशनल बिल्डिंग कर रहे थे। नेशनल बिल्डिंग ये लोगों को जागरूक करते थे, क्या करते थे, और अपने कल्चर के प्रति उसको क्या करते थे और जागरूक करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये उन लोगों को इसलिए करना पड़ता था क्योंकि क्यों करना पड़ता था और क्यों करते थे, इसका मेन कारण ये था कि इरोजन ऑफ नेटिव वैल्यूज एंड इथोस। वे लोग चाहते थे कि यदि हमारे कल्चर यदि सारे लोग यदि जान जाए और शिक्षित हो जाए तो नेटिव वैल्यूज, नकारात्मक सोच और जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसका इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन में होता है मिट्टी का कटाव, उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक सोच का कटाव, यानी नेटिव वैल्यूज़ का इरोजन करने के लिए ये लोग इतना मेहनत किया करते थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ वेयर द जर्मन्स एबल टू कनेक्ट देयर वैल्यूज विथ देयर कल्चर। यानी जर्मन जो है कैसे एबल हुए वो अपने कल्चर को सारे लोगों में क्या करने में, एक कनेक्ट करने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थ्राउ द फीलिंग ऑफ कलेक्शन बिलोंगिंग एमोंग नेशनल। यानी क्या किए, वे अपने सभी देशवासियों को क्या किए, कलेक्टिव बिलोंगिंग निकाल दिए। यानी थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एमोंग नेशनल, यानी
यदि वैसा छपवाए थे वे तो, और उसमें क्या लिखे थे कि देश के प्रति सोच की भावना की वजह से वे लोग एबल हो पाए, यानी लोगों को ऐसे जागरूक किए हमारे देश के प्रति सोच कैसा होना चाहिए और जिससे हम नकारात्मक सोच या नकारात्मक व्यवहार ना किया करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख सकते हैं फिर से आ गया वह वाला एसर्शन और रीजनिंग। पहले एसर्शन पढ़ते हैं। रिगाइम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, और रीजन है कॉन्वर्सेशन रिजिम्स वेयर ऑटोक्रेटिक। तो इन दोनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो बोथ ए ऑप्शन भी सही है, आर ऑप्शन भी सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हैं एक और पैसेज आ चुका है इतना बड़ा, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और आसानी से इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और तब उसके बाद क्वेश्चन लगाया कीजिए। क्वेश्चन है, वन कैन इंफर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट कॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉइल का डिग्रेडेशन होना एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट एंड फाइंड द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है, स्टेटमेंट 1 है इंडियन फार्मर्स आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी है, दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम cereals टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स, या जूट इज इन हाई डिमांड इन द इंडियन मार्केट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेकेंड और फर्स्ट सही है। इंडिया क्या किया है, डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग सिस्टम को किया है, और क्या करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीरियल का खेती हुआ करता था इंडिया में ज़्यादा, यानी जैसे चावल गेहूँ। अब लेकिन इधर क्या हुआ है, और फल सब्जी का भी खेती इधर होना शुरू हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो देयर हैज बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर क्रियल्स पल्सेस, आइडेंटिफाई द रीजन। ने बताइए कि किस के कारण जो क्या है नेट सोन एरिया जो है वह क्या है, वह रिडक्शन हुआ है, यानी जहाँ क्रियल्स यानी अनाज और दाल वहाँ पर उपजाए जाते थे वहाँ पर काफ़ी कमी आया है, किसके कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप। देखिए कैसे हुआ क्या कि जितने भी हमारे किसान भाई थे वो जो चावल की खेती, जो चाय या कॉफ़ी जैसे कमर्शियल क्रॉप्स की खेती किया करते थे, उनका जो क्या नाम था, उनको फ़ायदा ज़्यादा हुआ करता था। जैसे ये लोग जो क्या करते हैं, जो क्रियल्स और सीरियल्स और पल्सेज उगाते हैं, उसको यदि 10,000 महीना मिल पाता था, तो कमर्शियल क्रॉप्स जो उगाते थे यानी चाय और कॉफ़ी, उनको लगभग 1 लाख यानी महीना मिलता था। तो ये लोग सोचें कि ये जो हम लोग खेती कर रहे हैं इसमें काफ़ी कम फ़ायदा है, और कमर्शियल वाले में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। इसी के कारण ज़्यादातर किसान जो हैं किसका खेती करना बंद कर दिए हैं, सीरियल्स और पल्सेज की खेती करना बंद कर दिए हैं, जिसके वजह से क्या है काफ़ी गिरावट आया है। सीरियल्स और पल्सेज के प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट इसी की वजह से आया है क्योंकि वे लोग भी कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने चले गए और इसमें छोड़ दिए, क्योंकि देखते हैं कि ये लोग कमर्शियल क्रॉप में ज़्यादा फ़ायदा है, इसीलिए उधर चले गए और इधर की खेती करना बंद कर दिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, जो भी हम लोग खाद, बीज, जो भी हम लोग क्या करते हैं डालते हैं खेतों में, विच वंस शोड ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग held responsible for degrading the soil in for the positive effect of this input notice earlier from this sentences। यानी कहना चाहता है हम खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज तो कर देते हैं, लेकिन ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, तो डिग्रेडिंग द सोइल, यानी इसके वजह से मिट्टी जो होते हैं क्या होता है उसकी फर्टिलिटी रेट भी कम होती है और वहाँ पे वे बैरन होने की भी संभावना ज़्यादा बन जाती है। बैरन मीन्स बंजर होने की। यानी कहता है कि इसका फॉलोइंग सेंटेंस आपको कौन सा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीज इनपुट हैव शो इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए हम इनपुट क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, जिसके वजह से क्या होता है डिग्रेड द सॉइल होता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का लगातार यूज करते जाते हैं और इसी इनपुट की वजह से हमें क्या आउटपुट मिलता है कि अधिक प्रोडक्ट होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालने से क्या होता है, जो प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर स्टेट्स इन इंडिया विच आर यूजिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एट एक्सेसिव लेवल टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आइडेंटिफाई द स्टेट एंड द प्रोमिनेंट लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कहना चाहता है ये तीनों में, चारों ऑप्शन में से वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक जो उनका प्रोडक्शन हो सके। सबसे ज़्यादा अधिक मतलब कि फर्टिलाइजर कहाँ यूज किया जाता है, किन राज्यों में? ऑप्शन नंबर है कर्नाटका, केरला। ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, गुजरात। या ऑप्शन नंबर डी है हरियाणा, तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हरियाणा एंड पंजाब। आप कभी भी सुने होंगे कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है और वहाँ की कहा जाता है कि वहाँ के जो किसान होते हैं मर्सरी से क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करने जाते हैं। तो आप इसी वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वह अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, जिसके वजह से उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और उनमें काफ़ी फायदा भी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड द बेस फॉर फूड सिक्योरिटी इज ए की डिटरमिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। व्हाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड इंडस्ट्रियल क्रॉप? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है फूड प्रोडक्शन जो है प्रोवाइड किस लिए करता है, फूड सिक्योरिटी को, और की डिटरमिनेंट ऑफ फूड अवेलेबिलिटी को भी यह करता है, क्योंकि यदि फूड प्रोडक्शन होगा तभी क्या होगा, फूड अवेलेबिलिटी रहेगा। तो व्हाई इज दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल क्रॉप, यानी इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग। जो शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर पहले होता था अब इंडस्ट्रियल क्रॉप्स होने लगा है। पहले दोस्तों देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग। अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या करना है, अटेम्प्ट बोथ द मैप बेस्ड क्वेश्चन, यानी दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये दिख रहा है कहाँ, ये जो हमको लग रहा है कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पंजाब को, क्योंकि देख सकते हैं इधर तो ये इस राज्य की तरफ है, ऐसे ये बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है तो इधर पाकिस्तान से सटा हुआ जो है वह पंजाब ही है। ये क्या है, पंजाब है। और बी जो क्या है, बी इधर आसाम है, बी क्या है, इधर असम है और इधर पंजाब है। मैप को देखने से और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है,
कहता है कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ए जो है, ए में जो दिखाया गया मैप में था वह उसमें कौन सा डैम वहाँ पर उपस्थित है। तो मैंने आपको बताया कि पंजाब। क्या बताया मैंने, जो वहाँ पर ए जो था, ए पंजाब को बता रहा था और बी असम को। तो पंजाब में कौन सा डैम है, मैं आपको बता दूं कि पंजाब में भाखड़ा नांगल डैम है। तो याद रखिएगा, पंजाब में कौन सा डैम है, तो अब भाखड़ा नांगल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं ये भी बता दूं कि भाखड़ा नांगल जो डैम है किस रिवर के किनारे है, तो सतलज नदी के, याद रखिएगा सतलज रिवर। और सेकंड क्वेश्चन भी है मैप से कि बी इज आल्सो मार्क्स ए मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट। यस, ये मेरा सही हो गया, देख सकते हैं बी इज आल्सो मार्क्स ए मेजर टी कल्टिवेटेड, यानी जहाँ ज़्यादा चाय उगाया जाता है, यानी असम। कहाँ, यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हैं, यहीं से केवल यहाँ पे दिया है मेजर टी, जहाँ मेजर टी आ गया तो क्या करना है आपको, असम। तो यहाँ पे इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असम। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में कौन सा डैम है। तो उत्तराखंड में आपको मैं बता दूं कि टिहरी डैम है, क्योंकि उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है टिहरी गढ़वाल। तो वहीं पर क्या है, टिहरी जो डैम है उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप, यानी सबसे प्रमुख सीरियल क्रॉप कौन सा है, राइस, व्हीट, ज्वार या बाजरा। तो आपको भी पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइस। राइस सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्रॉप है इंडिया में। और देख सकते हैं आज हमने लगभग 60 क्वेश्चन थे और 60 क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है, और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा हो और यदि आपको वीडियो से सहायता मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दें, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपके यहाँ जाते रहे। और लाइक भी कीजिएगा और अपने ज़्यादातर दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।